क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। कर्मचारी विकास या एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट की हम बात करें। जनरली डेवलपमेंट शब्द विकास करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ज्ञान में संपूर्ण रूप से वृद्धि करना। ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सब तरीके से उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो सामान्यतः जब प्रबंधकों को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अब क्या इसमें दिया गया। तो कर्मचारी की प्रतिभा को निखारने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी, उसको निखारने के लिए चातुर्य मतलब काम करने की चतुरता या कुशलता की हम बात करेंगे, इसका विकास करने के लिए और कार्य के प्रति अपने दायित्व का बोध करवाने के लिए, जिम्मेवारी उसको बताने के लिए कि आप इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए जो है हम लोग उसकी विकास करने की बात करते हैं। सामान्यतः जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की, तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लगातार कर्मचारी कुछ न कुछ सीखता रहता है, लगातार उसकी प्रतिभा का विकास होता रहता है। ये कार्य हमेशा ही चलता रहता है। विकास या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि जिस पोस्ट के ऊपर, वर्तमान पद के ऊपर जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसको तो पूर्ण दक्षता के साथ वो करे, बहुत एफिशिएंटली वो कार्य करके करे। इसके अलावा भविष्य में ज़्यादा अच्छी जिम्मेवारी उठाने के योग्य भी वो बन जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इसका नया रूप है, उसमें वर्तमान काम पर हम कम ध्यान देने की बात करते हैं, पर भविष्य के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। कहने का मतलब आज जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज जो काम वर्कर को हम सिखा रहे हैं, इसका प्रभाव भविष्य में उसकी बढ़ी हुई कुशलता के रूप में हमारे को प्राप्त होगा। इसे हम भविष्य प्रधान प्रक्रिया भी कहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। इसके द्वारा प्रबंधक जो होते हैं उनमें तार्किक योग्यता या रीजनिंग एबिलिटी पैदा होती है। तार्किक योग्यता या रीजनिंग एबिलिटी, तर्क का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी वस्तु का अध्ययन जो कर रहे हैं तो उसके गुण और दोषों को विचार करके करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं तर्क करना या फिर रीजनिंग करना, ताकि वो प्रबंधक जो है किसी वस्तु के कारण और परिणाम के संबंध को समझ सके और उसके आधार पर प्रभावशाली इफ़ेक्टिव डिसीज़न ले सके, प्रभावशाली निर्णय वो ले सके। कारण और परिणाम का संबंध क्या है, ये हमने प्रबंध के सिद्धांतों वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये कारण होगा तो उसका परिणाम ये होगा। ठीक है, अब आते हैं कर्मचारी विकास की विशेषताओं के ऊपर, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले जब हम विकास की बात करें तो पहला पॉइंट है प्रबंधकों से संबंधित होता है, रिलेटेड टू द मैनेजर्स। विकास की बात जब की जाती है तो ये मैनेजर्स के विकास की बात की जाती है। कर्मचारियों को तो ट्रेनिंग ही दी जाती है, एक विशेष कार्य सिखाया जाता है। प्रबंधकों का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कहते हैं। सेकंड पॉइंट है भविष्य पर ध्यान केंद्रित होता है, फोकस इज ऑन द फ्यूचर। तो यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है फ्यूचर के ऊपर कि भविष्य में ये हमारे जो प्रबंधक होंगे वो अच्छे कुशल प्रबंधक बनेंगे और इसका लाभ हमारे को आने वाले समय में मिलेगा। थर्ड पॉइंट है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। उसे केवल एक छोटा सा कार्य नहीं सिखाते बल्कि सब प्रकार से उसकी डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, फोकस इज ऑन एजुकेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रशिक्षण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक विशेष कार्य को करने की विशेष जानकारी देना, जैसे एक विशेष मशीन को चलाने की जानकारी देना और उसमें उसे एक्सपर्ट बना देना। मतलब यहाँ पर प्रशिक्षण की जगह शिक्षा दी जाती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं कि कैसे आप वर्कर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, लीडरशिप इत्यादि सभी चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं वो सभी इसमें आ सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है छुपी हुई प्रतिभा को विकसित करके उपयोग में लाना, टू यूज़ द हिडन टैलेंट विद इन द एम्प्लॉयज़। हमारे जो कर्मचारी, यहाँ पर हम कर्मचारी की जब बात करेंगे तो इसका मतलब वो सभी व्यक्ति हैं जो हमारी संस्था में मालिकों द्वारा सैलरी या तनख्वाह पाते हैं। कंपनी में वर्कर भी काम करते हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सभी संस्था में कर्मचारी हैं क्योंकि कार्य के बदले में उनको तनख्वाह मिल रही है। तो इन सभी व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जो है वो छिपी हुई होती है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई गुण हर एक व्यक्ति में होता है। हमें ये पता लगाना है उस व्यक्ति में क्या गुण विशेष है और उस गुण को फिर विकसित किया जाए और उस गुण का फिर अधिक से अधिक लाभ हम लोग उठाएं। वो व्यक्ति जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसकी उसी विशेषता का हम लोग लाभ उठा पाएँ
उसकी अज्ञात जो उसमें प्रतिभा थी उसका हम पता लगा पाएँ और उससे फिर हम लाभ उठाएं। 6 पॉइंट है प्रबंधकों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग द मैनेजर्स फॉर मीटिंग मोर चैलेंजिंग जॉब्स, कि जब हम उसे डेवलप कराएंगे, उसकी प्रतिभा को ज़्यादा निखारेंगे, तो उसके बाद वो प्रबंधक जो होगा वो ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन जब आएंगे उनको आसानी से हैंडल कर पाएगा, उन परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को आसानी से वो संभाल लेगा। 7वां पॉइंट है कार्य से परे प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण, क्योंकि मैनेजर्स की ट्रेनिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मैनेजर्स की प्रतिभा को विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनसे मशीनों पर तो काम करवाया नहीं जाएगा, इसीलिए ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। अलग क्लासरूम्स में उन्हें प्रबंध के सिद्धांत वगैरह सिखाए जाते हैं, कैसे हम लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे अपने गुणों को डेवलप करना है, कैसे वर्कर से अच्छे तरीके से कार्य करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें क्लासरूम डिस्कशन के द्वारा बताई जाती हैं। 8वां पॉइंट हमारा है तार्किक योग्यता प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना, मोर फोकस इज़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एबिलिटी। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हम किस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तार्किक योग्यता, तर्क या रीजनिंग क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, कि जब हम किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लाभ और हानि को ध्यान में रखकर उस चीज़ के बारे में विचार करें। ये होता है लॉजिक डिसीजन लेना या तार्किक योग्यता, कि तर्क के आधार पर वो देखे कि यदि ये कार्य होना है, यदि हम ये डिसीजन लेते हैं तो उससे कितने लाभ होंगे, इस कार्य को करने से हानियाँ क्या होंगी, यदि लाभ अधिक है और हानि बहुत कम है तो वो कार्य कर लिया जाएगा। तो ये क्षमता उसकी सोचने की उसमें विकसित की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है कर्मचारी विकास की आवश्यकता या नीड फॉर द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। देखें, या तो पॉइंट्स हम इस आवश्यकता और उद्देश्य के अलग अलग ही याद कर लें, ऑब्जेक्टिव्स और नीड के पॉइंट्स अलग अलग याद कर लें, या फिर आवश्यकता उद्देश्य के पॉइंट आप कंबाइंड ही याद कर लो। यदि क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है आपको कि कर्मचारी विकास की आवश्यकता बताइए, नीड बताइए, तो भी यही पॉइंट आ जाएंगे, और उद्देश्य बताए जाएंगे तो भी यही पॉइंट लिखने हैं आपने, केवल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हमारे पॉइंट्स जो हैं सेम रहेंगे। हेडिंग मतलब ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए पॉइंट सेम रहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने की योग्य बनाना, मेकिंग मैनेजर एबल टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब उनका विकास हो जाता है तो ज़्यादा जिम्मेवारी सहन करने के वो योग्य हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रबंधकों को पदोन्नति का रास्ता तैयार करना, टू मेक द मैनेजर्स रेडी फॉर द प्रमोशन। अब उनको हमने ट्रेनिंग दे दी है, अब उनको हमने विकास कर दिया है, डेवलपमेंट कर दी है, ऊपर वाली पोस्ट का काम उनको सिखा दिया है, तो जब भी प्रमोशन का मौका उसको मिलेगा तो वो आसानी से अपने कार्य को संभाल लेगा। थर्ड पॉइंट है प्रबंधकों में कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करने की योग्यता पैदा करना, मेकिंग मैनेजर एबल टू कोरिलेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। यहाँ पर अब कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करना है कि जब मैनेजर के सामने कोई समस्या आती है तो उसे ये देखना है कि इस जो समस्या है उसका कारण क्या रहा है, जो कारण है अब उस कारण का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो जब हम परिणाम को देख रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये समस्या हमारे सामने आ रही, सबसे पहले हम कारण को ढूंढेंगे, और जब कारण ठीक कर दिया जाएगा, उस कारण को ही ख़त्म कर देंगे, तो अपने आप ही परिस्थिति जो है वो सुधर जाएगी। तो मैनेजर में एक क्षमता जो है विकसित होनी चाहिए, योग्यता विकसित होनी चाहिए कि वो सबसे पहले परिणाम जो देख रहा है उसके कारण को खोजे और उस कारण को दूर करने का प्रयास करे। अगला पॉइंट है प्रबंधकों में प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति पैदा करना, मेकिंग मैनेजर्स एबल टू टेक इफेक्टिव डिसीजन। प्रभावी निर्णय, प्रभावशाली इफेक्टिव डिसीजंस वो मैनेजर ले। मैनेजर जो भी निर्णय लेगा वो बहुत अच्छे निर्णय होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, और उसका प्रभाव बहुत अच्छा संस्था पर, कर्मचारियों पर पड़ना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। तो संगठन की कार्यकुशलता, संगठन का मतलब यहाँ पर क्या है, कंपनी से है। कंपनी की कार्यकुशलता को बढ़ाना मतलब कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे और कुशलतापूर्वक पूरी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी कार्य करें, तो उनको कैसे गाइड करना है ये मैनेजर ही उनको सिखाएगा। 6 पॉइंट है प्रबंधकों का बाजार मूल्य बढ़ाना, इम्प्रूविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर्स। प्रबंधकों का, मैनेजर्स का बाजार मूल्य बढ़ाना कहने का मतलब है जब वो मैनेजर किसी और कंपनी में नौकरी के लिए जाएंगे तो क्योंकि उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने सीखा हुआ है, तो दूसरी कंपनी वाले जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा सैलरी देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
सेकंड पॉइंट हमारे को दिया गया प्रबंधकों के ज्ञान और कुशलता को बढ़ाना, इंक्रीजिंग मैनेजर्स नॉलेज एंड एफिशिएंसी। प्रबंधकों के ज्ञान को बढ़ाया जाता है डेवलपमेंट के दौरान, और उनकी कुशलता, कितनी कुशलता या एफिशिएंसी के साथ वो कार्य कर पाते हैं, उसे भी इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। आठवां पॉइंट है प्रबंधकों को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेटिंग मैनेजर फॉर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि प्रबंधक श्रेष्ठ कार्य करें, बहुत अच्छा कार्य करें, इस तरीके से उन्हें हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको विकास इस तरीके से किया जाता है कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहें। अगला दिया गया प्रबंधकों के नैतिक स्तर में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द मैनेजर्स। नैतिक स्तर, नैतिक मतलब सामान्यतः यदि हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है समाज की दृष्टि से, केवल हम अपना ही भला नहीं देखेंगे। तो नैतिक दृष्टि से कहा जाता है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उस संस्था को आपने अधिक से अधिक लाभ कमा के देने हैं, उसके भेदों को गुप्त आपने रखना है, संस्था के हित के लिए सभी कार्य करना है, सभी व्यक्तियों को प्रेरित करना है इत्यादि। 10th पॉइंट आता है प्रबंधकों के नेतृत्व में सुधार करना, इंक्रीजिंग द लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजर्स। हमारे जो मैनेजर्स हैं उनमें लीडरशिप या नेतृत्व के कुछ गुण होते हैं। विकास जब डेवलपमेंट की जाती है तो उन गुणों को भी और निखारा जाता है। कैसे नेतृत्व को हम ज़्यादा प्रभावी बनाएं, ये उपाय हमारे को बताए जाते हैं। लीडरशिप का पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है, उसमें आप वीडियो को देख कर डिटेल में समझ सकते हैं। अगला है प्रबंधकों के पर्यवेक्षण में सुधार करना, इंक्रीजिंग द सुपरविजन क्वालिटी ऑफ द मैनेजर्स। हमारे मैनेजर में जो सुपरविजन की क्वालिटी है, पर्यवेक्षण की जो क्वालिटी है, हमारे जो सुपरविजन का कार्य क्या होता है, वर्कर जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को चेक करना, अगर उनकी कोई समस्या है उसका समाधान करना, उनको गाइड करना, उनको अभिप्रेरित करना, उनको उनका हक दिलवाना, ये सारे कार्य सुपरवाइज़र के होते हैं। तो सुपरविजन चैप्टर भी हमने अलग से किया हुआ है, वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। अगला है प्रबंधकों के अंतर विभागीय सहयोग में सुधार करना, इंक्रीजिंग द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। कहने का मतलब ये है हमारे जो प्रबंधक हैं वो अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। हर मैनेजर अपने विभाग का उच्च अधिकारी होता है। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हमने अपने ही विभाग का काम करना है, बल्कि यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को हमारी आवश्यकता पड़ती है हम उसकी मदद के लिए भी आगे जाएं और उसका पूरा सहयोग करें, कोऑपरेशन के साथ कार्य करें। 13 पॉइंट हमारा है संगठन की लोचशीलता में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोचशीलता, यदि हमारी कंपनी, संगठन का मतलब कंपनी, लोचशील मतलब अपनी कोई और ब्रांच खोलना चाहती है, कोई और फैक्ट्री खोलना चाहती है, क्योंकि हमारे मैनेजर्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुकी है, वो हर प्रकार का काम करना जानते हैं अब। तो यदि हम नई जगह पे कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो हम इस मैनेजर को भेज देंगे वहाँ पर और वो मैनेजर सारा काम खुद ही संभाल लेगा। अगला हमारे को दिया गया पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना या मेकिंग अवेलेबल मोर चांसेस फॉर प्रमोशन। जो मैनेजर ने, जिसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है, अपनी ऊपर वाली पोस्ट पे क्या काम करना है उसकी, तो उसे आसानी से हम प्रमोशन दे सकते हैं, ऊपर वाली पोस्ट पर भेजेंगे और जाते ही वो सारा काम संभाल लेगा, क्योंकि उसको उस बात की ट्रेनिंग मिल चुकी है। 15 पॉइंट है व्यक्तिगत कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना, टू फाइंड आउट द पर्सनल वीकनेसेस एंड रिमूव देम। ट्रेनिंग के दौरान या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी कमियों का पता लगता है, हम उन्हें पहचानते हैं और कमियों को पहचान करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग एफिशिएंट वर्कर्स। जब हमारी कंपनी में जो है सभी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट उनकी की जाती है, तो अच्छे कर्मचारी हमारी संस्था में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा होगा। अगला टॉपिक है प्रशिक्षण एवं विकास के क्या लाभ होते हैं, बेनिफिट्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। वैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों के लाभों की बात हम लोग कर चुके हैं, तो दोनों के लाभ मिला करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं यदि दोनों के लाभ पूछे जाएँ, परंतु हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रशिक्षण और विकास के लाभ की यदि हम बात करते हैं तो पहले देखते हैं संगठन या संगठन को क्या लाभ होंगे, बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में संस्था को क्या लाभ होंगे। पहला है बार बार गलती करके यदि हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, काम नहीं सिखाते हैं, तो वर्कर क्या करेंगे, वर्कर खुद कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, बार बार गलती करके सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा, धन और श्रम दोनों बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मतलब जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देकर हमारा ये पैसा और धन जो है वो बच जाता है, सीधा ही काम उसे सिखा दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेनिंग बाई द हिट एंड ट्रायल मेथड, द ट्रेनिंग इज़ फार मोर बेटर which saves time and the money as well as the efforts of the employee. सेकंड पॉइंट है प्रशिक्षण से कर्मचारी की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे लाभ बढ़ता है।
जब हम उसे ट्रेनिंग दे देते हैं तो कर्मचारी ज़्यादा उत्पादन कर पाता है। उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन। ट्रेनिंग इंक्रीजेज द प्रोडक्शन क्वालिटी, दस एनहांसेस द प्रॉफिट्स। यहाँ पर उत्पादकता कर्मचारी की बढ़ जाती है। पहले वो थोड़ी चीज़ें बना पाता था, वो ज़्यादा चीज़ें बनाता है, गुणवत्ता बढ़ती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो तब बना पाता है क्योंकि वो कार्य करना सीख गया। तो जब उत्पादन बढ़ेगा और वस्तु की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो अपने आप ही संस्था का लाभ बढ़ जाता है। अगला हमारे को दिया गया थर्ड पॉइंट, प्रशिक्षण ऐसे प्रबंधकों को तैयार करता है जो आपातकाल के समय स्थिति को संभाल सकें। ट्रेनिंग प्रिपेयर सच ए मैनेजर्स फॉर द फर्म विच में हैंडल ऑल द एडवर्स सिचुएशंस और कंडीशंस प्रॉपरली फॉर द फर्म। हम ऐसे मैनेजर्स को तैयार करते हैं जो हर कार्य को करना जानते हैं, हर परिस्थिति तो कैसे संभाला जाए, कैसे उसका समाधान समस्या का किया जाए, वो उन्हें बता दिया जाता है। तो जब आपातकाल मतलब इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है, अचानक से कोई परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे मैनेजर उस सिचुएशन को आसानी से संभाल पाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे को दिए गए, प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। ट्रेनिंग एनहांसेस द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो मनोबल है वो इसके द्वारा बढ़ जाता है क्योंकि हमने कर्मचारियों को जो है कार्य करना सिखा दिया है। अब उनको अच्छे तरीके से कार्य करना आ गया है। जो कार्य हमें आता है वो काम हमें सौंप दिया जाए तो हम आसानी से उसे कर लेते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है। अगला है प्रशिक्षण कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर को घटाता है। ट्रेनिंग रिड्यूसेस द एब्सेंटिज्म रेट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की एब्सेंट होने की जो दर होती है, तो कर्मचारी कब छुट्टी पर चले जाते हैं, कब अनुपस्थित रहते हैं। कर्मचारी तब बार बार छुट्टी पर जाता है जब उसे कार्य करना नहीं आता या फिर वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो उसे कार्य करना नहीं आता इसलिए बार बार वो छुट्टी करता है, बहाना करता है और बार बार टलने की कोशिश करता है। तो जब उसे कार्य करना आ गया, उसमें एक्सपर्ट उसे बना दिया गया, तो फिर अब एबसेंट नहीं होगा वो, तो अनुपस्थिति दर या एबसेंट होने का रेट जो है कम हो जाता है। 6 पॉइंट है, प्रशिक्षण कर्मचारियों में संस्था छोड़ने की दर को भी घटा देता है। ट्रेनिंग रिड्यूसेस द लेबर टर्नओवर रेट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारी संस्था को छोड़कर तभी जाना चाहते हैं जब उस संस्था में जो काम उनको दिया गया वो उसे आता नहीं है। इसी वो सोचता है मैं किसी और कंपनी में चला जाऊं जहां मुझे आसान काम मिल जाए। तो जब हमने उसको काम करना सिखा दिया, उसे ट्रेंड हमने कर दिया, तो वो संस्था को छोड़ने का विचार नहीं करेगा। 7 पॉइंट है, प्रशिक्षण तकनीकी व आर्थिक परिवर्तनों को संस्था के अनुकूल बनाकर लागू करता है। इट मेक्स अ फर्म एबल टू अडॉप्ट ऑल द टेक्निकल एज वेल एज द इकोनॉमिकल चेंजेस। जो भी परिवर्तन होंगे, चाहे वो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, कोई नई तकनीक आ गई है उत्पादन की, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस कोई हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को हम अपनी संस्था के अनुकूल बनाकर कि हमारी कंपनी में कैसे इस सूट करेंगे, कैसे इसका हम लाभ उठाएंगे, इसके अनुकूल बनाकर हम इसको लागू करते हैं। अगला हमारे को दिया गया जो बी पार्ट है वह कर्मचारियों को क्या लाभ होता है इस डेवलपमेंट का। सो बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। और फर्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया, कर्मचारियों का ज्ञान और कुशलता इसके द्वारा बढ़ जाती है। इट एनहांसेस द नॉलेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों को ज्ञान बढ़ता है, उनको काम सिखाया जाता है तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और वो ज़्यादा कुशलता के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो कार्य को कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है, कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरता है। लेवल ऑफ लिविंग इज़ इम्प्रूव्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब कर्मचारी अच्छा उत्पादन करेंगे, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करेंगे, कंपनी को लाभ होगा, तो कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी और जब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, तब ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, मतलब अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुओं को क्रय कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, कर्मचारी बेहतर कार्य निष्पादन कर पाते हैं। बेटर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ड्यू टू इट इंक्रीजेस इट्स इनकम टू। कहने का मतलब ये है कि अब कर्मचारी ज़्यादा अच्छा बेहतर उत्पादन कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, जब बेटर प्रोडक्शन उनकी होगी, अच्छा उत्पादन वो करेंगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे, तो संस्था का उत्पादन तो बढ़ेगा। साथ ही यदि हम प्रति वस्तु के हिसाब से अगर उनको तनख्वाह देते हैं तो वर्कर की इनकम जो है वो भी बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रशिक्षण कर्मचारियों को इस योग्य बनाता है कि मशीनों को बेहतर विधि से संभाल पाते हैं। इट्स मेक्स एम्प्लॉयज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मशीन्स इन ए बेटर मैनर। हमने वर्कर्स को कैसे मशीन को चलाना है, कैसे उसे संभालना है, ये सब कुछ उसे बेहतर ढंग से सिखा दिया। यदि हम मैनेजर की बात करें तो वर्कर्स के सामने जो समस्या, वर्कर्स ने जो समस्याएं उत्पन्न की हैं, उन समस्याओं को कैसे हम बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ये सब कुछ हमने उसको बता दिया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति जब भी आती है, तब कर्मचारी उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से खुद स्वयं ही संभाल लेते हैं। पाँचवा पॉइंट है, प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में कमी आती है। ट्रेनिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। जब कर्मचारी कार्य कर रहा है, क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग दी है तो उसे कैसे कार्य करना है उसकी सही विधि बता दी। ट्रेनिंग में हम ये भी सिखाते हैं कि
कार्य करते समय क्या सावधानियां रखनी है वो भी उसे बताया जाता है। जब वो सावधानी रखेगा तो दुर्घटनाएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। 6 पॉइंट है, प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों में संतोष व मनोबल बढ़ता है। ट्रेनिंग एनहांसेस सेटिस्फेक्शन एंड द मोरल ऑफ देम। संतोष उनको हो जाता है कि मेरे को जो काम दिया गया उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और जब उन्हें कार्य आ गया करना तो उनका मनोबल भी बढ़ जाता है।